हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको इकोनॉमिक्स वाली पीटी 365 पढ़ा रहा हूँ और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ 8वां वाला यूनिट। आपको चलिए मैं इंडेक्स दिखा देता हूँ कि इंडेक्स में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है और मुझे अभी क्या क्या पढ़ाना है अभी आपको। ठीक है, ये है आपका इंडेक्स और इसमें मैंने आपको जो है पहला यूनिट, जो दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, चौथा, पांचवा ये मैंने कंप्लीट करा दिया है। और यहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो चुका है, सर्विसेज भी हो चुका है, एनर्जी भी हो चुका है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 8वां वाला यूनिट माइनिंग एंड इंडस्ट्री, और कुछ जो आर्टिकल्स होंगे वो बिजनेस, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप से भी कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने कंटेंट पर सीधे। इसमें पहला आर्टिकल है आपका जो है माइनिंग और इंडस्ट्री संबंधित चीज़ें दी गई हैं। तो इसमें पहला आर्टिकल है द माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2023। ये जो पूरा यूनिट है उसमें माइनिंग इंडस्ट्री से बात की जाएगी, माइनिंग इंडस्ट्री से और सिर्फ इंडस्ट्री से संबंधित जो भी न्यूज होंगे अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक का इसका कंपाइलेशन ये दिया गया है। ठीक, तो अगर हम इसमें पहला आर्टिकल देखें तो उसमें दिया गया है माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2023। ठीक है, न्यूज में क्यों रहा? संसद ने खान और खनिज विकास विनियमन संशोधन विधेयक 2023 को पारित किया। संशोधन विधेयक पारित किया, इसका मतलब यह है कि विधेयक जो है बहुत पहले आ चुका होगा। तो खान और खनिज विधेयक जो है वो MMDR अधिनियम 1957 में आ चुका था और इसी में सरकार ने संशोधन किया। कुछ समय के अनुसार बदलाव होने चाहिए और ये बदलाव जो है संसद करती है, उसमें संशोधन करके कुछ जो एक्ट आए रहते हैं। तो आप समझो कि 2015 में जब MMDR एक्ट जब संशोधन हुआ था तो उसमें जो है जिला खनिज के फाउंडेशन की और राष्ट्रीय खनिज जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है इसकी स्थापना की गई थी। इसी तरह से 2016 में, 20 में, 21 में भी संशोधन किया गया था। हमें जानना है कि वर्तमान में जो संशोधन किया गया है उसमें प्रमुख क्या प्रावधान है, और यही हमारे लिए प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। और अगर मान लीजिए कि अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो भी चीज़ें आप करेंगे क्या कि यहाँ से अगर थोड़ा सा भी एलिमिनेशन टेक्निक अपनाएंगे तो आप चीज़ों को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो संशोधन विधेयक 2023 के प्रमुख प्रावधान यह है कि जो भी गहराई में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज हैं उनके लिए एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की बात की गई है। यहाँ पे एक्सप्लोरेशन लाइसेंस क्या है? मतलब आप उसकी खोज करो, अन्वेषण करो, उसके लिए लाइसेंस मिलेगा। और खोज, मान लीजिए कि खनिज है, मान लीजिए कि वो खनिज है गोल्ड। ठीक है, गोल्ड मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, और गोल्ड की खोज करना है तो सबको ये अनुमति नहीं है कि आप कहीं भी जाकर के खोज करिए, अन्वेषण करिए, उसका रिसर्च करिए, उस पर बात करिए। जिसको लाइसेंस मिला रहेगा एक्सप्लोरेशन लाइसेंस, वही जा करके उसकी खोज करेगा। ठीक, तो लाइसेंस जो पाया रहेगा उसी को जांच करने, सर्वेक्षण करने और गहराई में जो खनिज होगा उसका पता लगाने के लिए अनुमति होगी। ठीक है, और ये किसके लिए? क्रिटिकल एलिमेंट्स के लिए, क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं उनके लिए। जो नीलामी कैसे होगी? तो जो MMDR एक्ट है, जो आप एक्ट 1957 में आया था, इसकी जो 7वीं अनुसूची है, इसमें 7वीं जो इसकी अनुसूची है, ये संविधान की 7वीं अनुसूची नहीं, इस एक्ट की 7वीं अनुसूची में जो भी सूचीबद्ध खनिज होंगे उनके लिए एक्सप्लोरेशन लाइसेंस दिया जाएगा। अब इसमें जो 7वीं अनुसूची, इसमें 29 खनिज शामिल हैं, जिसमें लिथियम युक्त खनिज है, तांबा युक्त है, पोटास युक्त है, जस्ता युक्त है। ठीक, और लाइसेंस जो मिला रहेगा, लाइसेंस कौन सा लाइसेंस? एक्सप्लोरेशन लाइसेंस। ठीक, तो लाइसेंस वो 5 वर्ष के लिए होगा। और ये अगर राज्य सरकार के पास अगर इसको आप आवेदन करेंगे तो राज्य सरकार क्या करेगी? 2 वर्ष के लिए और इसको बढ़ा देगी। ठीक है, 2 वर्ष के लिए और इसको बढ़ा देगी, लेकिन इनिशियली तौर पर ये 5 साल के लिए जारी किया जाएगा। ठीक, अब खनन पट्टा होगा। मान लीजिए मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देके बताऊँ कि मेरा कंपनी है X। ठीक है, मुझे जो है गोल्ड को सर्च करने का एक्सप्लोरेशन लाइसेंस मिल गया, EL मिल गया। ठीक है, EL मिल गया गोल्ड को सर्च करने का। मैंने यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक जगह है, यहाँ पे एक जगह है मान लीजिए, और यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे गोल्ड है, यहाँ पे गोल्ड है। ठीक, तो मुझे लाइसेंस किसका मिला था? EL का। लेकिन सरकार क्या करेगी? अब यहाँ पे नीलामी निकालेगी। नीलामी इसलिए होगा, बहुत सारी कंपनियां पार्टिसिपेट करेंगी कि खनन किया जाए, गोल्ड का खनन। अब मैं तो करूँगा नहीं, क्योंकि मैं तो एक्सप्लोरेशन मेरा काम था, मेरे लिए तो लाइसेंस क्या था? एक्सप्लोर करने का। गोल्ड का खनन करने का काम जो होगा वो नीलामी के द्वारा जो होगा वो पट्टे पे दिया जाएगा। ठीक है, उसके लिए तय समय सीमा होगी, एकदम समय सीमा का बाउंडेशन होगा, आपको इतना में करना है। ठीक, अब राज्य सरकार क्या होगा? राज्य सरकार को इससे राजस्व मिलेगा, क्योंकि कंपनी जो भी माइनिंग करेगी वो जो है उसका भुगतान करेगी, तो ये राज्य सरकार को राजस्व मिलेगा, और एक हिस्सा उसका जो है, जो एक्सप्लोरेशन वाली कंपनी है उसको मुझे भी मिलेगा इसमें से। ठीक है, इसका राजस्व से। तो ये बात यहाँ पे आ गई है, समझ में आ गया आपको? तो इसमें क्या है कि परमाणु खनिजों में जो शामिल 12 खनिज थे उसमें से 6 को बाहर कर दिया गया। ठीक, इसमें जो परमाणु खनिज थे उसमें से 6 खनिज को बाहर कर दिया गया, क्योंकि भारत की जो ये नेट जीरो की जो उत्सर्जन की प्रतिबद्धता उसको पूरा करने के लिए इंपॉर्टेंट है।
अब यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को अनुमति दे दी गई है। यहाँ पे जो खनिज का अन्वेषण होगा वहाँ प्राइवेट सेक्टर की अनुमति दी गई है। और विशेषाधिकार जिसको दिया गया है, जिसको खनन का लाइसेंस देना है, किसको पट्टे पे देना है, तो उसका नीलामी करने का विशेषाधिकार केंद्र सरकार, राज्य सरकार के पास न होकर के केंद्र सरकार के पास रहेगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे है। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है कि राज्य सरकार की भूमिका यहाँ पे क्या होगी। केंद्र सरकार नीलामी करेगी भले ही, लेकिन जो है खनन पट्टा के लिए जो खनन पट्टा और लाइसेंस कौन देगा, केवल राज्य सरकार देगी। ठीक है, मतलब नीलामी केंद्र भले करे, लेकिन जो लाइसेंस होगा, जो खनन पट्टा होगा, वो कौन देगा, वो राज्य सरकार देगा। और उसी को जो है राज्य सरकार को ही जो है ये प्रीमियम भुगतान और जो नीलामी का जो प्रीमियम होता है, सब तमाम जो राजस्व के जो साधन है वो मिलते रहेंगे। अब आते हैं हम लोग दूसरे वाले आर्टिकल पे। इसमें दिया है खान मंत्रालय ने भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिज पे देश की पहली रिपोर्ट जारी की है। तो ये जो पहली रिपोर्ट है ना, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि पहला रिपोर्ट जो पहली चीज़ें होती हैं, या 50वीं हो गई, 75वीं हो गई, वर्षगांठ वगैरह, तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि ये न्यूज़ में रहती हैं और ये पूरा फोकस पॉइंट बना रहता है किसी भी आयोग का यहाँ से सवाल बनने का। तो खान मंत्रालय ने जारी किया है किस चीज़ पे, भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिज, इस पर रिपोर्ट है। इसमें बताया गया कि जो महत्वपूर्ण और जो रणनीतिक खनिज है उनके लिए पहचान की जाएगी, और पहचान करने के लिए एक समिति गठन किया किसने, खान मंत्रालय ने। ठीक, इस सूची में जो है रियर अर्थ एलिमेंट 17 हैं और 6 प्लेटिनम ग्रुप के हैं, और 30 जो है वो महत्वपूर्ण खनिज है, इनको शामिल किया गया है। जो रियर अर्थ एलिमेंट में है तो उसमें 15 लैंथेनसाइड है, मानी कि जो एटॉमिक नंबर, अब पीरियोडिक टेबल आप देखे होंगे तो उसमें 57 से लेकर 71 तक। स्कैंडियम जो 21 नंबर का जो है एटॉमिक नंबर वाला है। इरिट्रियम 39 वाला, जैसे आपको पीरियोडिक टेबल अगर आप पढ़े हों, जैसे मैंने जो है क्लास 6 में या 7th में मैंने पीरियोडिक टेबल याद किया था, वो मुझे आज भी मुजबानी याद है। जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमीन, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सैलियम, ब्रोमीन, कैप्टान, बेरियम, स्ट्रोंटियम, 70-80 तक याद है मुझे। ठीक है, तो मतलब अभी आज मेरा जो है ये मैं जो है मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री मेरा बहुत ठीक ठाक था, तो हालांकि वो मुझे अब तक याद है, लेकिन अगर वो याद रहेगा तो वहाँ से क्या फ़ायदा होगा आपको, जो हैलोजन श्रेणी की जो चीज़ें होंगी, जो भी परमाणु जो होता है, वो क्रमांक होता है, वो आपको पता रहेगा, तो बहुत सारी जो गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होती हैं और सवाल बनते हैं तो आप वहाँ से क्लिक कर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, आपको याद रखना चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं सब चीज़ें, और इसका फ़ायदा होता है। ठीक, तो रियर अर्थ एलिमेंट को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है हल्का रियर एलिमेंट, मतलब कि एकदम जो लो होगा, ठीक है, हल्का होगा, और एक होगा हैवी वाला। ठीक है, तो हैवी रियर अर्थ एलिमेंट होता है, 2 प्रकार का होता है। और अगर हम देखा जाए कि कोई खनिज कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उसका लिए मापदंड है, 2 मापदंड है, उसी के आधार पर जो है कोई खनिज की महत्ता हमें आती है। जैसे कि और इसी जब अब होता क्या है कि जब कोई खनिज की महत्ता पता चलती है तो हमें उसका नीति निर्माण, ठीक, उसका रणनीतिक योजना और निवेश कितना होगा, इसके बारे में भी एक जो है ये फ्रेमवर्क बन जाता है, निर्णय मिल जाता है। और यही क्या होता है, इसी पर निर्णय होता है कि कितना निवेश होगा, कैसा हमारा योजना होना चाहिए और कैसा हमारा पॉलिसी होना चाहिए इस खनिज के लिए। ठीक, तो खनिजों की महत्ता के लिए आप समझो ऐसे 2 चीज़ें हैं। एक है आर्थिक महत्व, यानी किसी खनिज का आर्थिक महत्व कितना है, जैसे उसमें कैसे निकालेंगे कि व्यवधान की संभावना, ठीक है, सब्स्टिट्यूशनेबिलिटी इंडेक्स होता है, जीबीए का गुणक स्कोर होता है, क्रॉस कटिंग इंडेक्स होता है, मतलब ये सब चीज़ें इतना डिटेल में जाओ, बस ये समझो कि एक आर्थिक महत्व होता है। दूसरा होता है आपूर्ति संबंधी जोखिम, मतलब अगर आपूर्ति है तो उसका जोखिम कितना है। ठीक, आपूर्ति में जैसे कि गवर्नेंस भारित जो खनिज संकेंद्रण है, एंड ऑफ लाइफ रिसाइकलिंग रेट्स, आयात निर्भरता कितनी है, आत्मनिर्भरता कितनी है, सब्स्टिट्यूशनेबिलिटी इंडेक्स कितना है। तो इन आर्थिक महत्व को और आपूर्ति संबंधी जोखिम को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या मालूम चलेगा, किसी भी खनिज की महत्ता कितनी है। ठीक, ये बात आपको मालूम चलती है, इस समझ में आ गया होगा। और इसी पे सारे पॉलिसीज, सारे जो फ्रेमवर्क्स और सारे जो है हमारे कानून वो बनते रहते हैं। महत्वपूर्ण खनिज आप जानते होंगे, जो कि ऐसा महत्वपूर्ण तत्व हो जो कि हमारे लिए अनिवार्य हो सके, जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उनके लिए आधार है। जैसे कि अगर मान लीजिए इन पे कोई अगर आपूर्ति श्रृंखला में, इसके सप्लाई चेन में कोई भी व्यवधान होता है, खतरा होता है, तो क्या होता है कि सारे जो है ये हमारे जो भी स्ट्रक्चर बने हुए हैं वो गड़बड़ होने लगते हैं। जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण खनिज है कि एंटीमनी है, बेरिलियम है, बिस्मिथ है, कोबाल्ट है, कॉपर है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये हमारे जो है टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिथियम भी है। तो आप समझो कि भारत के लिए कौन कौन सा महत्वपूर्ण है। तो आप ये समझो, यहाँ बताया गया है रिपोर्ट में,
कोबाल्ट के प्रमुख आयात स्रोत भारत के लिए कौन से हैं? ये सवाल पूछ सकते हैं। ये सवाल जो है लेटेस्ट डेटा है, खान मंत्रालय का है, तो ये सवाल पूछ सकता है और ये पूछा हुआ है क्योंकि ये जो है इकोनॉमी वाला जो ज्योग्राफी है, ठीक है, ठीक, इसमें आर्थिक जो भूगोल होता है उसमें सवाल ये बनते हैं और ये यूपीपीसीएस में तो बीपीएससी में तो हर साल ही बनते हैं, यूपीएससी भी इस पर फोकस करता है। तो कोबाल्ट के जो प्रमुख आयात स्रोत है, मतलब भारत जो है कहाँ से प्रमुख तौर पे कोबाल्ट को आयात करता है, तो वो है चीन और उसके बाद अमेरिका और दूसरा है जापान। लिथियम का प्रमुख स्रोत कौन सा है? चिली। लिथियम के बारे में मैंने बताया था, एक ट्रायंगल है और उस वहाँ पे लिथियम चिली जो है बहुत भरपूर मात्रा में उत्पादन करता है, रूस है और दूसरा स्तर पर, तीसरे स्थान पर चीन है, ठीक है। निकल के जो प्रमुख आयात स्रोत है आपको सोच भी नहीं पाओगे, स्वीडन है सबसे टॉप पे, उसके बाद चाइना है। यानी कि जो क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिज हैं, ठीक, उसमें आप समझो कोबाल्ट, लिथियम और निकल के जो प्रमुख आयात स्रोत हैं उसको रट लेना है। अब इन खनिजों का इस्तेमाल हर जगह होता है, मोबाइल, कंप्यूटर, बैटरी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, व्यक्तिगत आवश्यकताओं, मतलब अनेक प्रकार की चीज़ें होती हैं, इस पर यूज होता है और हर देश होता है अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता होगी जितना उसका वो चीज़ होगा उसी के आधार पर उसको अपना कैटेगराइज करता है कि कौन सी जो मिनरल है वो मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब हाल ही में जो है खनिज के संबंध में बहुत सारी कुछ नई नई पहलें की गई हैं। जैसे भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप की गई है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो भी महत्वपूर्ण खनिज होगा उसके लिए नई जो है सप्लाईज जो चेन होगी उसका निर्माण किया जाएगा। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप की गई है किसके बीच में? तो अमेरिका के नेतृत्व में 14 देशों का यह साझेदारी मंच होता है, भारत इसमें शामिल हो गया है। अभी होगा क्या, जो इंपॉर्टेंट खनिज होगी उसकी सप्लाई चेन में जो सार्वजनिक और निजी निवेश होगा उसको बढ़ावा दिया जाएगा। सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव लिया गया, या भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में किसकी चीज़ के लिए जो सप्लाई चेन है उसके फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, चीन पर निर्भरता कम करने के लिए शुरुआत की है। तो आपको ये वाला जो पॉइंट है MSP मतलब अमेरिका के नेतृत्व में 14 देशों का साझेदारी मंच और SCRI दोनों पे ध्यान दे देना। SCRI किसके किसके बीच में है तो ध्यान देना आपको, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। किस चीज़ के लिए? इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सप्लाई चेन को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, चाइना पे डिपेंडेंसी कम करने के लिए। अब आता है ऑफशोर एरिया मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। ये बात कर रहा है कि अपतटीय क्षेत्र में खनिज के विकास और विनियमन का संशोधन अधिनियम 2023 जो राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है उसके बारे में ये चर्चा में रहा और ये न्यूज है। तो इसमें ध्यान देना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आप समझो पहले अपतटीय खनिज संसाधन को होता क्या है। जैसे कि अपतटीय खनन ये होता है कि 200 मीटर से जो अधिक गहराई वाले जो गहरा समुद्र तल होगा, जो समुद्र तल है उसका 200 मीटर से अधिक गहराई अगर हो, ठीक है, तो उसके बीच में जो खनिज भंडार प्राप्त होंगे उसी की प्रक्रिया अपतटीय खनन कहलाती है, ठीक। तो यही न्यूज में रहा। और ये इसके खनिज संसाधनों को कौन नियंत्रित करता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट संघ इसका जो है नियंत्रित करती है और रेगुलेट करती है, ठीक। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर इस वाले एक्ट आर्टिकल के माध्यम से, इस वाले जो है एक्ट के माध्यम से जो अपतटीय क्षेत्र खनिज है उसके 2002 में अधिनियम था उसमें संशोधन किया जाएगा। और यह क्या है? यह भारत के प्रादेशिक, महाद्वीपीय, मनतट और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और अन्य समुद्री खोजों में क्षेत्रों में जो खनिज संसाधन है उसके डेवलपमेंट और रेगुलेशन का प्रावधान कौन करता है? जो 2002 का एक्ट है, खनिज और अपतटीय खनिज अधिनियम 2002, इसी में संशोधन किया, राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दे दी है, ठीक। तो ये आप इसमें समझना है कि कुछ कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, तो वो बदलाव हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ जो है बात की जा रही है कि इसमें आप 2002 में जो एक्ट था वो चीज़ समझो और 2023 का जो है वो चीज़ समझो। तो 2002 में जो था कि लाइसेंस यानी पूर्व परीक्षण, अन्वेषण और उत्पादन, यानी कि खोज करना है, उत्पादन करना है या प्राइमरी तौर पे उसको हमको परीक्षण करना है, उसके लिए अलग अलग लाइसेंस था। अब एक होगा कंपोजिट लाइसेंस, यानी कि आपको खोज करना है और आपको प्रोडक्शन करना है, उसको सबके लिए एक लाइसेंस होगा, ठीक। जो 2002 में एक्ट था उसके लिए प्रोडक्शन लीज 30 वर्ष के लिए थी और 20 वर्ष के लिए उसको जो है नवीनीकृत करते थे, मतलब उसको जो है हम लोग आगे बढ़ाते थे। यहाँ हो गया कि यहाँ पे जो समग्र लाइसेंस होगा उसके तहत कितना होगा, 50 वर्ष के लिए डायरेक्टली आपको वैध कर दिया जाएगा, ठीक। यहाँ नीलामी की प्रक्रिया थी कि मैंने प्रशासनिक आवंटन के तहत रियायतें प्राप्त करने को मिलती थी। यहाँ पे क्या होगा कि प्राइवेट सेक्टर को जो है बोली द्वारा 2 प्रकार का ऑपरेटिंग राइट यहाँ पे देगा, जैसे कि उत्पादन पट्टा और समग्र लाइसेंस, ठीक। यहाँ निजी सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक। अब ये बात आती है कि जो आरक्षित क्षेत्रों में खनन ये था कि ये जो है विधेयक सरकार को उन अपतटीय क्षेत्रों में आरक्षित करने की जो अनुमति देता था जो किसी के परिचालन अधिकार में था, मतलब जो कोई किसी के परिचालन अधिकार में नहीं है वहाँ पे सरकार जो है उसको वो आरक्षित करती थी। यहाँ एक प्रशासनिक अधिकारी को अनुमति देता है, वह सरकार
मतलब वो सरकार या किसी सरकारी कंपनी को या किसी को भी जो है समग्र लाइसेंस या उत्पादन पट्टा दे सकता है। यहाँ नए प्रावधान क्या किए गए हैं तो इस वाले एक्ट में, तो परमाणु खनिजों का खनन यहाँ होगा, केवल सरकार या सरकारी जो कंपनियां होंगी उन्हीं को जो है अन्वेषण, उत्पादन और समग्र लाइसेंस दिए जाएंगे परमाणु खनिजों के लिए। ऑफशोर मिनरल ट्रस्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना। ऑफशोर एरिया मिनरल ट्रस्ट, ये ध्यान देना इसको, ये भारत का जो लोक लेखा के तहत फंड का प्रबंधन करेगा, ठीक। और ये नॉन लैप्सेबल होगा, मतलब इसको खत्म नहीं किया जा सकता, ठीक है। इस फंड का उपयोग क्या होगा कि जो अपतटीय क्षेत्र होंगे उसमें खोज के लिए और अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाएगा। तो ये नए प्रावधान यहाँ पे किए गए हैं। ऑफशोर एरिया मिनरल ट्रस्ट और परमाणु खनिजों का खनन केवल सरकार करेगी, सरकारी कंपनियां करेंगी, जिसमें अन्वेषण, उत्पादन और लाइसेंस, समग्र लाइसेंस होंगे, ठीक है। तो ध्यान इस चीज़ को देना है। दो नए प्रावधान जोड़े गए हैं, यहाँ पे फोकस होना चाहिए आपका। चौथा वाला आर्टिकल आता है नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल, NGDRP पोर्टल। यहाँ बात की जा रही है नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल की। तो इसमें केंद्रीय मंत्री ने इसको शुरू किया है, NGDRP पोर्टल को। यह किस लिए शुरू किया गया है ये जानते हैं, और किसके तहत शुरू किया गया है ये समझते हैं। तो इसे राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति जो है, ठीक, इसके 2016 के एक भाग के रूप में इसको लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल क्या करेगा, डिजिटल तौर पे जो भी जियोस्टैटिक प्लेटफॉर्म होते हैं, इस पर भूवैज्ञानिक हो, भू रासायनिक हो, भूभौतिकी हो और खनिज संबंधी डेटा होगा, वो क्या करेगा, एकीकृत रूप से एक ही पोर्टल पे वो पब्लिकली जो है उसको उपलब्ध कराएगा, ठीक। इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई थी विकास करने की, तो ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दी गई थी। ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जानना बहुत जरूरी है। ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1851 में हुई थी, यानी आज़ादी से पहले इसकी गठन हुई है 1851 में। खान मंत्रालय के तहत इसको जो है यहाँ पे कार्य करता है। इसका क्षेत्रीय कार्यालय भी है, तो यहाँ पे यूपी के लिए आप जानते हैं, यूपी स्पेशल जो होगा वो लखनऊ होगा, और एक नागपुर ध्यान देना है, शिलोंग में भी है, और कोलकाता में भी है, हैदराबाद में भी है, जयपुर में भी है, ठीक है, ध्यान देना इसको। अच्छा, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति 2016 क्या है कि निजी सेक्टर को भागीदारी बढ़ाना है, किसकी चीज़ में, खनिज अन्वेषण के कार्यों में। और यहाँ पे इसमें प्रमुख बिंदु कुछ बात की गई थी कि ये समझो कि यहाँ पहचाने गए जो भी कोई भी ब्लॉक्स होंगे, जो खोज अन्वेषण ब्लॉक्स होंगे, उसको खोज करने के लिए निजी सेक्टर को सौंपने के लिए ब्लॉक की क्या होगी, नीलामी होगी। मतलब प्राइवेट सेक्टर को कहीं ना कहीं इसमें भागीदारी बढ़ाना है खनिज अन्वेषण में। ये इसकी जो है इस पूरी नीति यही बोलती है। इसमें बेस लाइन जो भू वैज्ञानिक डेटा होगा उसको क्या माना जाएगा कि पब्लिक गुड मान लिया जाएगा, ठीक। अब इसमें अब ये छोड़ दो, ये वाला मैंने हाईलाइट भले किया है, बस इसका कोई मतलब नहीं है। मेन चीज़ आपको जानना ये है कि NGDRP पोर्टल किसने शुरू किया है और ये किस चीज़ पे है, यानी कि इस पे यह प्लेटफॉर्म क्या करेगा, सभी जो भू वैज्ञानिक होंगे, भू रासायनिक होंगे, भूभौतिकी होंगे और खनिज अन्वेषण होंगे, उसके डेटा को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराएगा। और जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका जो है विकास किया है, यही इसको मैनेज करेगा। अब आता है हम लोगों का जो है 5वां वाला आर्टिकल, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 वाला जो था मैगजीन दिसंबर वाला, मैंने उसमें बहुत अच्छे तरीके से स्पेशल इकोनॉमिक जोन को पढ़ाया था, ठीक। तो इस वाले आर्टिकल को तो मैंने एक बार पढ़ा दिया है, दोबारा मैं पढ़ा रहा हूँ। तो सुर्खियों में क्यों रहा कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने, ध्यान देना, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने विशेष आर्थिक क्षेत्र का जो 5वां संशोधन था उसके नियम को 2023 वाले जो नियम था उसको अधिसूचित किया। किस मंत्रालय ने, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। यह नियम क्या था कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 है उसकी धारा 55 के तहत जो शक्ति दी गई थी उसी का प्रयोग करके इसको जो है लाया गया नियम को। और इसमें बताया गया कि इसमें जो है इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। जैसे कि नियमों में क्या संशोधन किया गया है कि आप समझो, इसमें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि अच्छा, पहले आप थोड़ा सा समझने से पहले नियम में क्या संशोधन हुआ उसके पहले समझ लो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, तब आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या संशोधन हुए हैं, वो क्या चीज़ है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है कि यहाँ पे कोई भी टैक्स और शुल्क नहीं लगता है, ठीक है। ये एक प्रकार का एक जोन होता है जो अधिसूचित होता है, जो क्या होता है, व्यापार की जो गतिविधियाँ होंगी उसको संचालन किया जाएगा। और कर का प्रशुल्क का मामले में एक प्रकार का विदेशी क्षेत्र माना जाता है, मतलब यहाँ पे कोई कर और प्रशुल्क जो है नहीं लगता है, ठीक है। इसमें रियायत मिलती है, छूट मिलती है। अच्छा, याद ध्यान देना कि कोई भी जो निजी, सार्वजनिक या जॉइंट सेक्टर या राज्य सरकार की जो कंपनियां होती हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन में वो उसको स्थापित कर सकती हैं, ठीक। और यहाँ पे
आप जानते होंगे कि भारत के अलावा चीन, चाइना, जॉर्डन, पोलैंड, कजाकिस्तान, फिलिस्तीन, रूस, कई सारे देशों ने जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किए हैं। और मैंने आपको पढ़ाया था कि चाइना का जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वहाँ से हमें क्या सीख मिल सकती है। दिसंबर वाले जो आर्टिकल पढ़े होंगे उनको आप वहाँ पर जाकर देखिएगा। दिसंबर मंथ के जो इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन है वहाँ मैंने पढ़ाया था कि भारत को चाइना के साथ जो है क्या सीखना चाहिए, वहाँ पर क्या व्यवस्थाएँ हैं। ठीक, तो यह ध्यान देना है कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो एक्ट 2005 को लागू होने के बाद जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है नियम को अधिसूचित किए गए थे। इसमें अनेक प्रकार के जो है जोन होते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत। इसमें अनेक प्रकार, इसमें एक होगा एक्सपोर्ट जो प्रोसेसिंग जोन होगा, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक्सपोर्ट होंगे, एक फ्री जोन होगा। एक होगा इंडस्ट्रियल एसेट, यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज होंगी उनकी एसेट जो महत्वपूर्ण उपकरण होंगे, जो महत्वपूर्ण मशीनरीज होंगी वो होंगी। एक होगा फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है, फ्री ट्रेड जोन होगा। एक मुक्त बंदरगाह होगा, सहरी उद्यम जोन होगा। कई सारे जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ये जोन आते हैं। ठीक, भारत में क्या है 276 स्पेशल इकोनॉमिक जोन वर्तमान में है। और ये हर साल सवाल पूछता भी। ARO का पेपर हुआ था जिसमें जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे पूछ दिया था सवाल, यूपी स्पेशल पूछ दिया था, मैंने मुरादाबाद पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन है या नहीं है, ऐसे कुछ था स्टेटमेंट बना करके। तो ये आप समझो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन को अच्छे से तरीके से समझने के लिए दिसंबर वाली मैगजीन जरूर पढ़ना। वहाँ पे और मेंस ओरिएंटेड बात की गई थी। यहाँ पे तो प्रीलिम्स में जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें आ जाएंगी, यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, अगर और डिटेल में पढ़ना है तो वो दिसंबर वाली मैगजीन को ज़रूर देखना। तो यहाँ पे सरकार क्या करती है कि उसका उद्देश्य क्या था, इसमें उसका उद्देश्य यह था कि जो आर्थिक गतिविधियों को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने का उद्देश्य था कि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए, वस्तुओं सेवाओं का जो है एक्सपोर्ट को हम लोग बढ़ावा दें, जो घरेलू और विदेशी स्रोत से क्या होगा निवेश आएगा उसको बढ़ावा मिलना चाहिए, रोजगार के अवसर पैदा करना और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य थे। तो यहाँ कुछ विशेष प्रोत्साहन मिलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, जैसे कि इसके रख रखाव के लिए, संचालन के लिए बिना किसी शुल्क क्या जो वस्तुओं की खरीद होती है, घरेलू खरीद या आयात होती है, उसकी अनुमति होती है। मतलब अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसका मान लीजिए कि उसमें कंपनी आपने स्थापित की A, और इस कंपनी के रख रखाव के लिए जो भी खरीद होगा, चाहे वो घरेलू खरीद हो, मैंने हम अपने देश में खरीद रहे हैं उसके रख रखाव के लिए इक्विपमेंट हो या जो भी चीज़ें हों, या उसको बाहर से खरीद रहे हो, ठीक, अगर वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के रख रखाव के लिए संबंधित है, उससे संबंधित है, तो उस पर कोई शुल्क सरकार नहीं लगाएगी। ठीक, अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन में टैक्स नहीं लगता। ठीक, अब ये जाता है कि हालांकि केंद्रीय बिक्री कर, सेवा कर, राज्य बिक्री कर छूट दी गई है, अब ये GST में शामिल हो गए हैं। ठीक, अभी राज्य सरकारों ने जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन को कई सारे जो लेवी होती हैं वो चीज़ से छूट मिलाई है। इसमें यहाँ पे ध्यान देना है कि जो IGST लगता था वो क्या लगता था, आपूर्ति श्रृंखला, जो आपूर्ति होती थी उस पर लगती थी। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आपूर्ति वाली जो वस्तु होती है उस पर IGST के तहत कोई कर नहीं लगाया जाता, और सिंगल विंडो क्लियरेंस होती है केंद्र और राज्य स्तर पर मंजूरी के लिए। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन में विशेष प्रोत्साहन मिलती है। ठीक, अब आपको समझ में आ गया कि जो संशोधन किया गया है वो क्या किया गया है। ठीक, तो ये हमें ध्यान देना है कि यहाँ बताया गया कि संशोधित नियम में जो ITs है और IT सक्षम सेवाएं जो हैं उसके संबंधित जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होंगे वहाँ एक बिल्डअप एरिया होगा। ठीक, बिल्डअप एरिया होगा। अब बिल्डअप एरिया क्या होता है, जहाँ पे मतलब वहाँ पे क्या होगा कि एक ऐसी जो होंगी वहाँ पे कुछ कार्य होते हैं जो उससे संबंधित हैं कंपनी के प्रोडक्शन संबंधित, उसको बताया कि नॉन प्रोसेसिंग एरिया यहाँ पे घोषित कर सकते हैं, लेकिन जो कर रियायत होगी वो उसको पुनर्भुगतान करना होगा, छूट मिली होगी। यहाँ ध्यान देने की बात है कि बिल्डअप एरिया और नॉन प्रोसेसिंग एरिया, जो एक बात समझो कि इसमें ध्यान दो कि एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है A, ठीक है, उसका नाम है A। यहाँ क्या होगा, यहाँ मैंने कंपनी बनाई, तो कंपनी में का मान लो कि कोई एक ऐसा एरिया होगा जहाँ क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्शन, मान लीजिए कि कंपनी होगी तो वहाँ प्रोडक्शन करेगी। ठीक, उसका प्रोडक्शन करेगी, और कंपनी के लिए कुछ मान लो कि जो इक्विपमेंट्स होंगे, जो मशीनरीज होंगी, या जो मान लो कि गोदाम होंगे, भाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा तो गोदाम होगा ना, उसके लिए कुछ एरिया होगा, तो वो क्या होगा, नॉन प्रोसेसिंग एरिया, उसको बोलते हैं वहाँ पे प्रोसेसिंग नहीं हो रहा, बट वो क्या है कि एक तरह की स्टोर हाउस है, वहाँ इक्विपमेंट रखे जा रहे हैं वहाँ पे, मतलब कुछ जो यहाँ पे हेल्पिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अवेलेबल है। और एक होगा प्रोडक्शन वाला एरिया, जहाँ पे सिर्फ सीधे प्रोडक्शन, जहाँ पे लेबर काम करेंगे, वहाँ से माल तैयार होकर निकलती हैं। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। तो दो एरिया थी। यहाँ बताया गया कि जो भी IT सेक्टर और जो IT सेक्टर के इनेबल जो सर्विसेज होंगी वहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बिल्डअप एरिया के हिस्से को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ बिल्डअप एरिया वाला इस वाले हिस्से को भी नॉन प्रोसेसिंग घोषित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अब छूट इस पर तो मिलेगी नहीं, छूट इस पर मिलती है जो कर रियायत की और तमाम चीज़ों की। जो कर रियायत की छूट मिलती है इसको अगर आप पुनर्भुगतान कर दो तो आप इसको नॉन प्रोसेसिंग एरिया घोषित कर सकते हो। यही बात यहाँ पे की गई है। ठीक, तो इस वाले नियम में यही बताया गया है।
और ये बताया गया कि इसमें कि जिन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में नॉन प्रोसेसिंग एरिया घोषित करने के बाद जो बचा हुआ इस एरिया प्रोसेसिंग एरिया है, कुल स्पेशल एरिया इकोनॉमिक जोन का 50% से कम होगा तो उसे नॉन प्रोसेसिंग एरिया बनाया नहीं जाएगा। मतलब एक तरह से नॉन प्रोसेसिंग एरिया के जो है वो प्रावधान किए गए हैं किसमें, आईटी सेक्टर और आईटी इनेबल सर्विसेज सेक्टर के समेत जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होंगे सिर्फ वहीं पे। ठीक, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स स्कीम्स। ये सरकार ने शुरू की थी पीएलआई योजना, और पीएलआई योजना जो था वो जो कोविड सेक्टर चल रहा था वहाँ पे बहुत इसने हेल्प किया था। कोविड सेक्टर के उभरने के बाद, कोविड जब चल रहा था तो आप जानते होंगे कि उस वक्त सरकार जो थी वो कई सारे जो है इंडस्ट्रीज़ को, कई सारे सेक्टर को क्या कर रही थी, रियायत दे रही थी, कुछ कुछ इंसेंटिव्स दे रही थी। उसी को बोला गया प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। केंद्र सरकार ने अब तक किसी भी नए सेक्टर के लिए जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है उसकी योजना शुरू करने का निर्णय नहीं लिया है। ठीक है, इसके अलावा जिन जिन सेक्टरों में योजना शुरू हुई थी उसमें कुछ क्या है, कुछ सेक्टर में योजना के स्तर पे सुधार की आवश्यकता का आकलन यहाँ पे किया जाएगा। तो ये बात यहाँ पे सुर्खियों में इसलिए न्यूज में रहा क्योंकि सरकार ने किसी नए सेक्टर के लिए ये जो पीएलआई नहीं शुरू किया, बल्कि जिस सेक्टर में शुरू हुई थी, ठीक है, उनमें सुधार की आवश्यकता का जो है वहाँ पे आकलन किया जाएगा, ये बात है। तो जब कोविड चल रहा था तो पहली बार पीएलआई योजना जो थी वो मार्च 2020 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य था कि जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उसमें विनिर्माण को बढ़ावा दिया जाए। जो उत्पादक हैं, जो विनिर्माता हैं, उनके लिए एक विशेष प्रोत्साहन योजना होती है, जिसमें क्या है, यह प्रोत्साहन कैसे होता है कि कंपनी का जो प्रोडक्शन होगा उसके आधार पर होता है। ठीक, जो सरकार क्या करेगी, इंक्रीमेंटल सेल्स पे प्रोत्साहन देती है। ठीक, यानी कि उसका सेल्स बढ़ाती है। उसमें बहुत सारे जो है उसमें पैसा, अगर मान लीजिए कि धन की कमी से जूझ रहे थे, उसमें जो है जो भी सेक्टर, उसको सरकार ने उपलब्ध कराया था, धन भी उपलब्ध कराया था। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि कौन कौन से सेक्टर इसमें आते हैं। तो ऑटो पीएलआई सेक्टर में अब तक जो, तो ऑटोमोबाइल और जो ऑटो के सेक्टर थे, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक था, फार्मा था, खाद्य उत्पाद था, वस्त्र था, आईटी और हार्डवेयर था, सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल था, विशेष उत्पाद था, व्हाइट गुड्स था, एपीआई और केसीएम्स था फार्मा सेक्टर में, दूरसंचार नेटवर्किंग था, एडवांस केमिस्ट्री सेल था, ड्रोन घटक था, चिकित्सा उपकरण थे। ये सारे सेक्टर के आते हैं, आपके पीएलआई योजना के तहत आते हैं। तो पीएलआई योजना को कई सारे सेक्टर को ध्यान में रख के बनाया गया। इसका कुल जो टोटल एक्सपेंडिचर वो कितना है, 1.9 लाख करोड़ रुपया। ठीक, इसका उद्देश्य यही है कि जो अलग अलग सेक्टर्स है उसमें जो प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जाए और विनिर्माता बनाने में, उसे वैश्विक चैंपियन बनाने में उसे मदद की जाए। ठीक, तो इसका उद्देश्य ही यही मात्र था कि हमें जो है कि वैश्विक चैंपियन का निर्माण करना है। वैश्विक चैंपियन मतलब बड़ी कंपनियों का निर्माण करके भारत को जो है विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है। विनिर्माण और नवाचार में निवेश को बढ़ावा देना है और घरेलू विनिर्माण तथा आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना है, जो सरकार विश्व में जो है भारत को प्रतिस्पर्धी तौर पर स्थापित कर पाए। ठीक, तो इससे लाभ क्या हुआ कि जो है जो विनिर्माण सेक्टर था उसमें मजबूती आई गई। ठीक, इसमें घरेलू विनिर्माण परिवेश में सुधार हुआ और हिस्सेदारी बढ़कर जीडीपी में 25% तक पहुंच सकती है, ऐसी बात की गई यहाँ पे। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति और निर्यात में वृद्धि करना इसका उद्देश्य था और ये लाभ भी हुआ। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो बढ़ा और हरित निवेश पर बढ़ावा मिला। ठीक, जैसे कि निवेश इलेक्ट्रिक वाहन में, सौर फोटोवोल्टिक में, ये सारी चीज़ों में निवेश बढ़ा 55% लगभग। ये चीज़ें थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब यहाँ पे आया कि एक दूसरा न्यूज है कि आईटी हार्डवेयर के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो पीएलआई 2.0 जो है स्कीम्स लाई गई थी। सुर्खियों में क्यों रहा कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईटी सेक्टर के लिए पीएलआई 2.0 योजना को अधिसूचित किया। इसका उद्देश्य यही मात्र था कि विनिर्माण क्षमताओं और भारत के निर्यात को बढ़ावा देना। ठीक, भारत में जो विनिर्माण सेक्टर है उसकी क्षमताओं को और उसके जो एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं उसको बढ़ावा देना। इसके लिए जो है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जो है आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई 2.0 को मंजूरी कर दी। ठीक, तो वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में जो भारत की हिस्सेदारी 2014 में 1.2% थी, वो 2021-22 में बढ़कर के 3.75 हो गई, मतलब दोगुना से भी अधिक हो गई थी। ठीक, इसकी योजनाओं पर प्रमुख बिंदु पर ध्यान दिए देना है कि वही घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। लैपटॉप, टैबलेट, जो पीसी होंगे, जो अल्ट्रा स्मॉल फैक्टर होंगे, इसका निर्माण की जाएगी। 6 साल की अवधि है इसके लिए, 17,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। और कैसे होगा, तो एक बेस ईयर मान लिया जाएगा, उसको निर्धारित करते हुए जो बेस ईयर होगा उसी को निर्धारित करते हुए जो भी विनिर्मित वस्तु होंगी उस पर केवल क्या होगा कि वृद्धिशील बिक्री के आधार पर प्रोत्साहन मिलेगा। जिसकी बिक्री होगी बहुत सारे लाभ मिलेंगे इससे, तो लाभ छोड़ दो। आते हम लोग अपने भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया में था कि केंद्र सरकार ने संशोधित सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत, ये ध्यान देना आपको, संशोधित सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम, सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम किससे संबंधित है, वो सेमीकंडक्टर से संबंधित है। तो इसको ध्यान देना है। इस प्रोग्राम में, ये योजना नहीं है, प्रोग्राम है। ठीक,
तो प्रोग्राम और योजना में फ़र्क होता है। तो प्रोग्राम के तहत क्या है कि सेमीकंडक्टर लैब्स और डिस्प्ले लैब को स्थापित करने के लिए जो आवेदन आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया। ठीक, तो ध्यान देना है कि 2021 में सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था। किसने शुरू किया था? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। इसका उद्देश्य ये था कि उन जो मतलब कंपनी होंगी, भागीदार होंगे, उनको क्या करना है? आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान करना। जो किस लिए? जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले, फैब्स, अनेक प्रकार के जो सेमीकंडक्टर डिवाइस के कार्य में लगे हुए हैं 6 वर्षों के लिए जो है योजना जो है ये दी थी। ये जो प्रोग्राम था वो चलाया गया था। जो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसके डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के तहत जो है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है। ठीक, ये ध्यान देना आपको कि जो केंद्र सरकार का इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसके डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के तहत इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो है ये इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है। अब इसके लिए 4 योजनाएं शुरू की गई थी अभी हाल ही में। ध्यान देना आपको कि इसमें जो है संशोधित सेमी इंडिया कार्यक्रम की 4 योजनाएं ये थी कि भारत में सेमीकंडक्टर फैब के लिए संशोधित योजना होगी, डिस्प्ले फैब के लिए एक संशोधित योजना होगी, कंपाउंड सेमीकंडक्टर और इनके लिए जो है कंपाउंड सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन फोटोनिक्स और सेंसर फैब अनेक प्रकार के केंद्रों के लिए एक संशोधित योजना होगी, और डिजाइन से संबंध जो DLI योजना होगी, जैसे PLI योजना आपने पढ़ा था ना, उसी तरह डिजाइन योजना होगी, डिजाइन लिंक इंसेंटिव होगा। और इसका क्या उद्देश्य होगा कि जो सेमीकंडक्टर की डिजाइन की जो 100 घरेलू कंपनियां हैं उसका पोषण किया जाए, मतलब उसको फाइनेंशियली तौर पे, और सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में जो है स्वदेशीकरण को प्राप्त किया जाए। इसकी 4 योजनाएं थी संशोधित। तो भारत का सेमीकंडक्टर बाजार, ध्यान देना कि सेमीकंडक्टर और इसका उद्देश्य क्या है, ये बाजार क्यों इंपॉर्टेंट है। तो एक रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि भारत का जो सेमीकंडक्टर बाजार है वो 2026 तक क्या होगा? $64 बिलियन तक पहुंच जाएगा। ठीक, यानी 2019 की तुलना में ये 3 गुना हो गया। अब आपको ध्यान देना है कि भारत जो है सेमीकंडक्टर का डिजाइन का केंद्र बन गया है, और हर साल लगभग 2000 जो है वो यहाँ पे चिप्स बनाए जा रहे हैं। चिप्स मतलब चिप्स वाला खाने वाला चिप्स नहीं, चिप। ठीक है, जो चिप बनती, मेमोरी कार्ड। अच्छा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस उद्योग ने इलेक्ट्रॉनिक में जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हैं या उससे जो भी जुड़े हुए जो भी सिस्टम्स हैं, उससे वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लगभग क्या है $2.5 बिलियन का राजस्व प्राप्त किया है। तो वैश्विक सेमीकंडक्टर के परिदृश्य और भारत की भूमिका, इस बात पे बात की जा रही है कि वैश्विक स्तर पे क्या स्थिति है। तो प्रमुख विनिर्माता वर्तमान में कौन है? से माइक्रोचिप के निर्माण में सबसे अधिक जो प्रमुख निर्माता है वो ताइवान है। अगर ये नहीं होता है, ठीक, तो चाइना क्या करता है? अब तक ताइवान पे अटैक करके उस ताइवान को अपने कब्जे में ले लिया होता है क्या? क्योंकि यहाँ पे इतने इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि ये सेमीकंडक्टर और माइक्रोचिप्स वगैरह के, सिलिकॉन वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है ये एरिया। इसलिए जो है यहाँ अगर इस पर अटैक कर दिया, पता चला वो प्रोडक्शन रुक गया, सब सिस्टम गड़बड़ा गया, तो चाइना की जो है पूरी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो खत्म हो जाएगी। तो चाइना की भी मजबूरी है, इसीलिए जो है अभी तक ताइवान बचा हुआ है, नहीं तो अब तक ताइवान खत्म हो गया होता। भारत की भूमिका भी है। भारत की भूमिका यह है कि भारत ने खुद को क्रिटिकल जो है सेमीकंडक्टर के प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रमुख पक्ष के रूप में स्थापित किया है। तो अभी आपको ध्यान देना, 2022 में ही भारत ने USA इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी पे साइन भी किया था। भारत 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया था, और इसके अलावा इसके लिए PLI योजना भी आरंभ की गई थी। ठीक, तो 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया था, और यही जो है आपको ध्यान देना है, यही जो है इस कार्यक्रम के लिए, किसके लिए? सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के लिए लागू करने वाला नोडल एजेंसी है। ठीक, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे कि नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2023। तो नेशनल फार्मेसी संबंधित है, तो कौन जारी करेगा? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जारी करेगा। ध्यान देना है इसको, 2023 के मसौदा इसने जारी किया है। इसका उद्देश्य यही है कि जो फार्मेसी अधिनियम है 1948, इसको नया वाले जो एक्ट है, ठीक है, उसके तहत प्रतिस्थापित करना, और जो मौजूदा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है उसकी जगह हमें क्या बनाना है? राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग बनाना है। राष्ट्रीय फार्मेसी, ठीक, और आयोग बनाना है। ठीक, ये चीज़ को आपको ध्यान देना। इसका यही उद्देश्य है कि PCI की जगह, यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह नेशनल फार्मेसी जो है आयोग बना करके ये इसका स्थापना की जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है कि जो स्वास्थ्य संबंधी जो हमारे लक्ष्य हैं, राष्ट्रीय लक्ष्य, उसको प्राप्त करना, उसको बढ़ावा देना, गुणवत्तापूर्वक और जो वहनीय फार्मास्यूटिकल जो एजुकेशन है उसमें पहुँच में सुधार करना, जो उच्च गुणवत्ता वाले जो फार्मेसी पेशेवर हैं उसकी उपलब्धता कराना, एक हमारा प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र हो, रिडेंस गैवेलेस सिस्टम हो, जो कि क्या हो कि हमें शिकायतों जो आ रही हैं उसका जो है हमें प्रभावी तरीके से उसका निराकरण कर सके। जो फार्मेसी संस्थान है उसका पारदर्शी तौर पर आकलन सुनिश्चित करना, और भारत के लिए फार्मेसी रजिस्टर के रखरखाव को सुगम बनाना। तो ये हो गया।
अभी आपको ध्यान देना है फार्मेसी एक्ट, जिसको हटाया जाएगा, प्रस्तावित किया जाएगा, ठीक। और इसको स्थापित करने के बाद जो है इसमें पीसीआई को भी स्थापित किया जाएगा। तो इसके लिए जो नए नए प्रावधान है वो देखते हैं। तो भारत में पहले जानना है कि भारत का फार्मेसी सेक्टर कैसा है। तो ध्यान देना है कि फार्मा उद्योग जो भारत का है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फार्मा उद्योग है, ठीक। ये आपको इंपॉर्टेंट होगा, इसका जो है महत्व आपने कोविड में देखा भी होगा। पैरासीटामोल तक भारत का जो है भारत से अमेरिका गई थी, ठीक, कोविड में आपने देखा होगा। वैश्विक उत्पादन में जो वैक्सीन उत्पादन है दुनिया में, वहाँ पे भारत का जो फार्मा उद्योग उसकी हिस्सेदारी लगभग 60% है। दुनिया का जो जितना भी वैक्सीन बनते हैं उसमें 60%, आधे से अधिक भारत में बनते हैं। और भारत में जानते हैं आपको डीपीटी यानी कि डिप्थीरिया पैटोरियस टेटनस डिप्टी टीका जो होता है, बीसीजी टीका होता है, ठीक। और वैक्सीन को लेकर दुनिया के जो WHO का जो ज़रूरत है, यानी डीपीटी जो टीका है, ठीक, ये सवाल पूछा हुआ डीपीटी और बीसीजी का जो वैक्सीन है, WHO की जो है जितनी ज़रूरत है उसका लगभग 70% कौन पूरा करता है? भारत पूरा करता है। भारत का जो फार्मा उद्योग है उसके प्रमुख खंड कौन से? जेनरिक दवाएं हैं, वैक्सीन है, बल्क ड्रग्स हैं, ओवर द काउंटर दवाएं हैं, बायोसिमिलर और बायोलॉजिक्स है, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड निर्माण है। तो ये सारे क्या हैं कि प्रमुख खंड हैं। तो फार्मेसी अधिनियम 1948 था, ये पुराना हो चुका था, ज़रूरत समय के अनुसार इसमें बदलाव जरूरी थे, इसलिए सरकार ने जो है नया एक्ट बनाए। और ये क्या करता है एक्ट कि भारत में फार्मेसी का जो पेशा है उसको रेगुलेट करने के लिए इसको बनाया गया था। इसके तहत क्या है कि फार्मेसी का जो पेशा है उसमें प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के लिए समान प्रशिक्षण और शिक्षा का जो है वो मानकीकरण इस एक्ट के माध्यम से किया गया था। और इसी में एक्ट में प्रावधान किया गया था कि जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई नामक एक केंद्रीय परिषद का गठन होगा। और ये जो पीसीआई होगा इस अधिनियम में ही जो है कि बताया गया था फार्मासिस्ट होंगे, उनके पंजीकरण के लिए राज्य फार्मेसी काउंसिल का गठन भी होगा, ठीक। तो यही सरकार ने जो है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई है उसको हटाने की जगह पे वहाँ पे राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग बनाने की बात की है। तो पीसीआई ध्यान नहीं देना है कि जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया था ये क्या है? एक वैधानिक निकाय था, मतलब एक निकाय जो बना था वो एक नियम के अनुसार बना था, विधि के अनुसार बना था, वैधानिक निकाय था, ठीक। कौन मंत्रालय था? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय था। ये बात आपको ध्यान में आ गया। अच्छा, अभी जो नया बनाया गया है राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग 2023, ये इसके मसौदे में क्या प्रावधान है? यहाँ केंद्र सरकार इसकी जगह पीसीआई की जगह राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग का गठन करेगी, जो कार्य करेगा कि जो फार्मेसी शिक्षा होगी, प्रशिक्षण होगा, उनके लिए पॉलिसी तैयार करेगा और जो प्रशासनिक मानकों होगा उसका विनियमन करेगा, ठीक। उद्योग और अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग करेगा और अपीली क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा जो विभिन्न बोर्ड जो निर्णय देंगे। तो कौन कौन से बोर्ड? तो सरकार 3 बोर्ड गठन करेगी। इसमें फार्मेसी एजुकेशन बोर्ड होगा, फार्मेसी असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड होगा, फार्मेसी एथिक्स एंड रेगुलेशन रजिस्ट्रेशन बोर्ड होगा, फार्मेसी एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन बोर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। तो तीनों बोर्ड का जो अपीली कौन होगा? तो आपका राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग होगा। अपीली मतलब यहाँ से जो भी निर्णय होंगे उसको अपील कर सकते हैं राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग में। तो ये वाला आर्टिकल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं 9वें वाले आर्टिकल पे, राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023। ये पॉलिसी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दी है। ये पॉलिसी है, ये एक्ट नहीं है कि राष्ट्रपति ने मंजूरी दिया है, पॉलिसी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल शब्द को ध्यान देना, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति को जो है मंजूरी दी है। ये पॉलिसी है, किस लिए बनाई गई है कि भारत को 2025 मैंने 2025 नहीं मैंने 25 वर्षों में, ठीक है, चिकित्सा का जो उपकरण है, जो भी हमारे डिवाइसेस हैं, उपकरण हैं चिकित्सा संबंधी, उसका निर्माण करना और नवाचार में विश्व में सबसे अग्रणी देश बनाना है। हम लोग फार्मास्यूटिकल सेक्टर में तो है ही, हमें चिकित्सा के उपकरण में भी जो है विनिर्माण और नवाचार में विश्व में सबसे अग्रणी देश बनना है। इसके लिए सरकार ने भारत को जो है ये बताया गया 2030 तक जो है चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को वर्तमान में $11 बिलियन से बढ़ाकर के $50 बिलियन को पहुंचाने की मदद करने की बात यहाँ पे की गई है, ठीक। चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में व्यवस्थित विकास में मदद करना है और लोक स्वास्थ्य यानी पब्लिक हेल्थ में जो पहुंच है, वरीयता है, गुणवत्ता है, नवाचार है, इन सारे जो हमारे उद्देश्य उनको प्राप्त की जाएगी इससे। तो भारत का चिकित्सा उपकरण सेक्टर जान लेते हैं कि भारत का जो चिकित्सा उपकरण का जो सेक्टर है वो वर्तमान में जापान, चीन और साउथ कोरिया, उसके बाद हमारा चौथा बड़ा एशियाई देश है, ठीक है। भारत में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां भी हैं, ठीक। तो ये बात आपको ध्यान देना, इसमें बहुत कुछ रटा है, ध्यान मत दीजिए। बाकी चीज़ें ये देखिए कि यहाँ पे इसमें 6 व्यापक क्षेत्र शामिल की गई है, जैसे कि विनियामकी तंत्र को सुव्यवस्थित किया जाना, सक्षम बुनियादी ढांचा होगा, रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन में बात की जाएगी, चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में निवेश बढ़ाया जाएगा, मानव संसाधन का विकास होगा, ब्रांड पोजिशनिंग और जागरूकता का सृजन होगा। तो ये यहाँ पे बातें की जा रही हैं। तो इसमें आप पॉलिसी से इसमें ध्यान मत देना उतना। अब बात यह है कि जैसे कि विनियामकी तंत्र को सुव्यवस्थित करने के लिए क्या होगा कि सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम होगा, जो भारत स्टैंडर्ड जो सिस्टम है, तो भारत मानक होगा, उसकी भूमिका बढ़ाई जाएगी। सक्षम बुनियादी ढांचा यानी इकोनॉमिक जोन के निकट जो होगा बड़े बड़े चिकित्सा उपकरण के पार्क होंगे, क्लस्टर्स
होंगे और उनको मजबूती दी जाएगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट और नई इनोवेशन में क्या होगा कि जो हमारे एकेडमिक और रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है उसमें उत्कृष्ट एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे और स्टार्टअप को समर्थन दिया जाएगा जो भी। ठीक, अभी ध्यान देना है आपने कि यहाँ पे निवेश कैसे निवेश होगा, निजी निवेश जो होगा दम पूंजीपतियों से निरंतर वित्त पोषण और पीपीपी को बढ़ावा दिया जाएगा। मानव संसाधन में बहुत सारे जो यहाँ पे कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। ब्रांड पोजिशनिंग और जागरूकता सृजन के लिए कौशल जो है एक समर्पित निर्यात संवर्धन परिषद स्थापित किया जाएगा जो कि जो विनिर्माण और कौशल विकास के लिए जो है सर्वोत्तम प्रथाओं पर सीखने का बल देगा। ठीक, ये बातें यहाँ पे की गई हैं, तो इसमें ध्यान देना आपको। ये पॉलिसी थी, ये कोई एक्ट नहीं था। ये कुछ अन्य जो है यहाँ बात की जा रही है, अन्य जो न्यूज है इससे जुड़ी हुई बात यह है कि जो हाल ही में असिस्टेंट फॉर मेडिकल डिवाइस क्लस्टर फॉर कॉमन फैसिलिटी AMD CF योजना, AMD CF योजना, ये क्या है कि असिस्टेंट फॉर मेडिकल डिवाइसेस क्लस्टर फॉर कॉमन फैसिलिटीज। इसका उद्देश्य क्या है कि जो चिकित्सा का उपकरण है उससे क्लस्टर्स यानी कि कई सारे जो क्लस्टर्स बनते हैं उपकरण के, मतलब एक तरह से इकट्ठा तौर पे जितने सारे उत्पादन के केंद्र होंगे, क्लस्टर्स होंगे, उनको मजबूत करना है। ठीक, और क्या करना है कि हमें जो चिकित्सीय उपकरण है यानी कि चिकित्सा के जो भी उपकरण होंगे उनके लिए अधिक प्रयोगशालाएं स्थापित करें और मजबूत करें, ये उद्देश्य है। और योजना की शुरुआत किसके तहत की गई है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को नोट करना, ध्यान देने वाली बातें कन्फ्यूज कर देगा। इस योजना की शुरुआत रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषधि विभाग के तहत की जाएगी। रसायन और उर्वरक, ये परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मत मार के चले आना, गड़बड़ हो जाएगी स्थिति। ठीक, इसकी अवधि ध्यान देना है हमें, 26-27 तक है, 23 से शुरू हुई है, 26-27 तक चलेगी। 2 इसके घटक हैं, इसके लिए 2 घटक ये हैं कि सामान्य सुविधाओं के लिए यानी उद्देश्य सामान्य सुविधाओं के लिए सहायता होगी जिसमें कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका निर्माण किया जाए और जो भी क्लस्टर्स होंगे उसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के लिए उसकी क्षमताओं को बढ़ाया जाएगा। और परीक्षण यानी कि जो उसका टेस्टिंग के लिए कुछ सुविधा होंगी जैसे कि गुणवत्तापूर्वक चिकित्सा उपकरण के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और अधिक से अधिक चिकित्सा उपकरण परीक्षण को प्रयोगशालाओं को उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। ठीक, तो ये बात होगी, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए। तो ये आपका पूरा यूनिट हमने कंप्लीट करा दिया। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट वाले यूनिट पे। ये वाला यूनिट जो है आपका व्यवसाय, नवाचार और उद्यमशीलता से संबंधित है, जिसमें बिजनेस इनोवेशन और इंटरप्रेन्योरशिप है। यानी इसमें जो भी बिजनेस इनोवेशन और इंटरप्रेन्योरशिप से जो भी न्यूज़ में रहे वाले आर्टिकल होंगे अप्रैल से लेकर दिसंबर तक इसका कंपाइलेशन है, जिसमें पहला वाला आपका यूनिट है, आर्टिकल है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR। ये सवाल कम से कम यूपीपीसीएस में 3-4 बार तो पीआई को मैंने देख लिया है। यूपीपीसीएस ने साथ साथ यूपीएससी ने भी जो है इसको पूछा हुआ है। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंस का भी टॉपिक है और प्रीलिम्स का भी टॉपिक है, तो आपको ध्यान देना है। ये GS4 में भी आता है, GS3 में भी आएगा और कहीं ना कहीं GS2 में भी ये चीज़ें आ जाती हैं सोशल जस्टिस में। ठीक, तो आपको ध्यान देना सुर्खियों में क्यों रहा कि कॉर्पोरेट जो कार्य मंत्रालय है इसने अपने जो मासिक समाचार पत्र है उसमें CSR के बारे में जानकारियाँ शेयर की थी। CSR सबसे बड़ी बात है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द से ही मालूम होता है कि जो कॉर्पोरेट है उनके जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की पे संबंधित जो भी बात होंगी उस पर ये चीज़ें होंगी। ठीक है, तो CSR में जो निम्नलिखित मानक होते हैं, कुछ कौन कौन सी कंपनियों पे लागू होता है CSR, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उन कंपनियों पे लागू होगा जिसका 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक का जो है प्रॉफिट हुआ हो, नेट प्रॉफिट हुआ हो। 5 करोड़ रुपए से अधिक या उससे जो रुपए हो या उससे अधिक का प्रॉफिट अगर किसी कंपनी का है उस पर जो है CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लागू होता है। जो किसी कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए या उससे अधिक हो उस पर भी लागू होता है, और किसी कंपनी की जो है टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए हो या उससे अधिक हो उस पर भी ये CSR जो है वो लागू होता है। तो CSR के बारे में जानना है हमें कि इसे कंपनी एक्ट जो 2013 है उसकी धारा 135 कहती है, उसमें CSR से संबंधित प्रावधान है। कंपनी एक्ट की धारा है, उसमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की धारा उसमें प्रावधान किया गया है। और जो उसकी अनुसूची 7 है उसमें जो CSR होंगे उसके तहत कोई कंपनी क्या कार्य कर सकती है उन कार्यों को CSR के तहत उसको बताया गया है। तो ध्यान देना है कि जिस कंपनियों के लिए CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लागू होती है उन्हें करना क्या होता है कि पिछले 3 वित्तीय वर्ष का जो एवरेज लाभ होगा, नेट प्रॉफिट 3 वर्षों का, ठीक है, 3 वर्षों का नेट प्रॉफिट, ध्यान देना उसका एवरेज होगा, जो उसका एवरेज निकालेंगे और उसका न्यूनतम 2% क्या करना पड़ेगा हमें, जो CSR की गतिविधियां हैं उन्हें खर्च करना पड़ेगा। ठीक, जिससे समाज से जिसका कल्याण हो सके। तो ऐसी कंपनियां ध्यान देना जिसने जो है जिसके लिए CSR अनिवार्य है, जिसने आपने देखा ना कि किसी किसके लिए अनिवार्य है, जिस पे लागू होता है, तो उनके जिसके लिए अनिवार्य है CSR, उन्हें क्या करना पड़ता है, अपनी जो CSR गतिविधियां होंगी उसको है वार्षिक तौर पे MCA का जो है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है उसकी 21 की रजिस्ट्री है उसमें दर्ज कराना पड़ता है।
और अगर मान लीजिए कि मतलब उसमें बताया भी गया है कि जो गैर अनुपालन अगर हो रहा है तो उसको एक सिविल रॉन्ग यानी नागरिक भूल के रूप में उसे अधिसूचित कर दिया जाता है। ठीक, तो जो कोष होता है, अगर आप ध्यान दो कि कौन कौन सी चीज़ों में अगर व्यय करें आप, तो उसको जो है CSR एक्सपेंडिचर के रूप में स्वीकार कर लगते हैं। तो मान लीजिए भारत स्वच्छता कोष में किसी कंपनी ने कुछ दान किया, स्वच्छ गंगा निधि में किसी ने दान किया, प्रधानमंत्री राहत कोष में किसी ने दान किया, और PM केयर फंड में दान, मतलब आपात की स्थिति में दान किया, तो वो जो है CSR के जो है दायरे में आ जाता है। ठीक, तो आपको ध्यान देना है कि CSR खर्च के कुछ रुझान भी हुए हैं। जैसे कि आपको ध्यान देना है कि 2015 की तुलना में CSR खर्च 150% की वृद्धि हो चुकी है। 1800 से अधिक कंपनियों ने 26,000 करोड़ रुपए का निवेश भी किया है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। कुल खर्च में से 29.5 और 24.5% खर्च किया है स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र पे हुआ है। भारत जो है जलवायु वैश्विक जो प्रतिबद्धता है उसके कारण पर्यावरण क्षेत्र में जो है खर्च करने में दोगुना हो चुका है। ठीक, स्वच्छ गंगा निधि, पेयजल और जो स्लम क्षेत्र है उसमें स्वच्छता खर्च बढ़ा है, और टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर्स पे जो है 0.1% से कम खर्च हुआ है CSR के बाद। ये थोड़ा सा चिंताजनक बात है। ठीक, तो इसमें 2021 कंपनी एक्ट में जो है संशोधन हुआ था, जिसमें 2021 में इसमें CSR नीति पर संशोधन हुआ था। तो यहाँ बताया गया कि जिसमें CSR के तहत पिछले 3 वर्षों में जो भी 10 करोड़ रुपए से या उससे अधिक रुपए से जो खर्च करने वाली कंपनियां होंगी उनके लिए स्वतंत्र एजेंसी द्वारा एक प्रभावी मूल्यांकन होगा। ठीक, और जब खर्च नहीं की गई जो CSR की राशि होगी उसके लिए अनिवार्य तौर पे उसका ट्रांसफर का प्रावधान किया गया है। ठीक, इसके तहत प्रावधान ये किया गया कि एक वित्तीय वर्ष में किसी कंपनी का जो CSR गतिविधियां हैं उसमें प्रशासनिक व्यय का हिस्सा कुल व्यय के हिसाब से 5% नहीं होना चाहिए। मतलब आप ये नहीं बता सकते कि प्रशासनिक व्यय पे सब चीज़ें खत्म हो गई। प्रशासनिक व्यय जो होगा वो कुल एक्सपेंडिचर का केवल 5% ही होगा किसी कंपनी का। और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट ये है कि ऐसी जो बहुवर्षीय परियोजनाएं जिनकी अवधि 3 वर्ष से अधिक हो और उस वित्तीय वर्ष में उसको शामिल नहीं किया जाता इसमें, जिसमें ये शुरू किया गया। जैसे मान लीजिए कि आप 2024 चल रहा है, 24 में मान लीजिए हमने सितंबर में चालू किया इस योजना को, तो उस वाले वित्तीय वर्ष को निकाल दिया जाएगा 24, यानी कि जब अगर नेक्स्ट जो है 1 अप्रैल से जो है उसका वित्तीय वर्ष काउंट होगा 3 वर्षों के लिए, वो होगा आपका मल्टी ईयर वाले जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको बोलते हैं ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स। और खर्च नहीं की गई जो भी CSR की राशि होती है वो खर्च नहीं की जाती, उसके लिए CSR समिति के गठन का प्रावधान किया गया, ये मूल्यांकन करेगी। ठीक, और अब एक बात ध्यान देना आपको कि सामाजिक प्रभाव आकलन की लागत को जो है CSR व्यय माना जाता है, लेकिन यह लागत क्या हो कि कुल CSR व्यय का 2% या 50 लाख रुपए से अधिक हो, उससे अधिक का नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए फ्रेमवर्क बनाया गया है। कंपनी एक्ट 2023 है, ये 13 है, 23 नहीं 13। ये क्या है कंपनी एक्ट, इसी के तहत कंपनियां रजिस्टर होती हैं या उसकी बोर्ड बैठक जो उसका ऑडिटिंग समिति वित्तीय विवरण इसके संबंध में प्रकटीकरण को अनिवार्य बना देती है। सेबी क्या करती है, सूचीबद्ध जो लिस्टेड कंपनियां होंगी उसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस की निगरानी करती है, उसको रेगुलेट करती है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया होगा जो वित्तीय डेटा के जो प्रकटीकरण संबंधी मार्गदर्शन और दिशा निर्देश और मानक भी जारी करता है। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान भी है। ठीक, और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय है जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर के कार्यकाज का विनियमन करता है। ये बात आपको आ गई होगी समझ में, और बहुत कुछ है नहीं इसमें समझने लायक जो ऐसा बताया जाए। इंडियन कंपनी ऑन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, हाल ही में आपको ध्यान देना है कि जो भारतीय कंपनी, केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा नोट करना ध्यान से। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि जो भारतीय कंपनियां हैं वो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में सूचीबद्ध हो सकती हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में भारतीय कंपनियां सूचीबद्ध हो सकती हैं। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान देनी है। किसने बोला है? केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा है। तो अब आपको ये ध्यान देना अभी वर्तमान में क्या है कि वर्तमान में प्रावधान यह है कि जो भारतीय कंपनियां हैं घरेलू स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध जब तक नहीं होती, जब तक लिस्टेड नहीं होती हैं, जो अभी आप जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, तो इस तरह से इसमें अगर आप सूचीबद्ध नहीं होगी कोई कंपनी तो अपनी सीधे प्रतिभूतियों को जो है अपनी सिक्योरिटीज़ को विदेशी जो स्टॉक एक्सचेंज होंगे वहाँ पर सूचीबद्ध नहीं करा पाती हैं। ठीक, तो वर्ष 2020 में जो है कंपनी एक्ट में केंद्र सरकार ने संशोधन किया और बोला कि सीधे सीधे भारतीय कंपनियां अपनी जो सिक्योरिटीज़ होंगी उसको, बॉन्ड्स होंगे, बिल होंगे, उसको जो है सीधे सीधे तौर पे विदेशी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा सकती है। ठीक, और वर्तमान में आपको ध्यान देना है
कि जो भारतीय कंपनियां हैं वो अमेरिकी डिपॉजिटरी रिसीट एडीआर और जीडीआर यानी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट के जरिए ही विदेशों से धन जुटा सकती हैं। ये बात आपको ध्यान देना। जैसे कि डीआर क्या, डिपॉजिटरी रिसीट क्या होता है कि ऐसा साधन जिसमें होगा क्या कि जो घरेलू कंपनी होगी वो देश के बाहर से कैसे पैसा आएगा उसके लिए उपयोग करती है। तो क्या है क्या कि जो भारतीय कंपनियां होंगी अपने शेयर्स को विदेशी बैंक को जारी करेगी और इन शेयर के माध्यम से जो कंपनियों को डिपॉजिटरी रिसीट प्रदान करता है। ठीक, तो एडीआर और जीडीआर दोनों का उद्देश्य क्या है, विदेशी व्यापार बाजार से हमें धन जुटाना है। ये आपको ध्यान देना है। एडीआर कहाँ होगा, एडीआर का व्यापार अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में और जीडीआर का होगा यूरोपीय एक्सचेंज में होता है। ठीक, ध्यान देना आपको। ज़्यादातर तौर पे यूरोपीय होगा, यूरोपीय एक्सचेंज जो होंगे स्टॉक एक्सचेंज, जीडीआर वहाँ होगा और एडीआर अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में होगा। तो जो बताया ना आपकी कि वित्त मंत्री ने कहा कि जो भारतीय कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में सूचीबद्ध हो सकती हैं, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर क्या है कि यह जो है यह एक क्या है कि आईएफसी गृह देश की अधिकारिता से जो बाहर होगा ग्राहक उसको सेवा प्रदान। ठीक, ये बनाया कहाँ गया है, तो गुजरात की गिफ्ट सिटी में है। ध्यान देना आपको। इसका जो स्थापना हुई थी 2020 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम 2019 के तहत गिफ्ट सिटी यानी गुजरात भाव गांधीनगर में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आईएफएसए क्या है, भारत में जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है उसमें वित्तीय उत्पादों को, वित्तीय सेवाओं को और वित्तीय संस्थाओं का जो विकास है, विनियमन, उसके लिए एक एकीकृत प्राधिकरण है। और भारत में पहला जो है ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। ये बात आपको ध्यान देनी है। ठीक, तो ये हो गया। अब ये जो आईएफएससी करता क्या है कि जो फंड जुटाना काम करना, परिसंपत्तियों का प्रबंधन करना, एसेट का मैनेजमेंट करना, जो विदेशी पोर्टफोलियो है उसका डाइवर्सिफाई करना, जो मनी है उसका मैनेजमेंट करना, इन सारी चीज़ों का ये सर्विसेज प्रदान करता है। इसका जो मुख्यालय कहाँ पे है, गुजरात के गिफ्ट सिटी में है। ठीक, तो ये आपका आर्टिकल कंप्लीट हो गया। कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 ये केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया इस। ठीक है, तो जो कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट है ये 2023 को अधिसूचित करने का मतलब यह है कि अमेंडमेंट यानी कि ये एक्ट जो है 2002 में आ चुका था। तो 2002 का जो एक्ट है वो बताता है कि इस एक्ट में कंपटीशन मतलब सीधी बात है कि आप कंपटीशन को प्रोत्साहन दिया जाएगा, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी जो एकाधिकार है और जो प्रतिबंधात्मक पहल है इसकी जगह एमआरटीपी एक्ट था, उसकी जगह कंपटीशन जो एक्ट था वो लाया गया था। तो जो एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक जो व्यवहार होता है उसको रोकने के लिए ही कंपटीशन जो है उसको बढ़ाया जाता है। इसी के लिए एक्ट बनाया गया 2002 में। और ये एमआरटीपी एक्ट 1969 था, उसकी जगह पर बनाया गया था। और यहीं पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना जो का प्रावधान भी है 2002 में बताया गया। यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना का प्रावधान यही एक्ट करता है। और इसी में जो है संशोधन कौन कर रही है, सरकार ने इसको अधिसूचित किया है 2023 का। ठीक, जो ये अधिनियम है वो क्या बताता है कि जो प्रतिस्पर्धा रोधी समझौते होंगे बाजार या कॉर्पोरेट में मजबूत स्थिति का दुरुपयोग होगा उसका रोक लगाता है। ठीक, और रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन का भी प्रावधान करता है। जो ऐसे जो मतलब कार्य पर रोक लगाता है जो भारत में वास्तविक तौर पे प्रतिस्पर्धा पे जो है नकारात्मक प्रभाव डालते हों। तो इस वाले अधिनियम में कुछ परिभाषाएं संशोधित की गई हैं। जैसे कि यहाँ पे बात की जाएगी कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे संशोधित की गई हैं। तो ध्यान देना, जो कॉम्बिनेशंस की बात करी थी, जो कॉम्बिनेशन सेट ऑफ कॉम्बिनेशंस होंगे, जैसे रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन की बात करता है ना कि कौन कौन से जो कि मतलब ऐसे अधिग्रहण हो, खरीद हो, नियंत्रण हो, मतलब विलय हो, उस पर रोक लगाता है। तो उसी सेट की यहाँ पे बात की गई है कि कंपटीशन जो अमेंडमेंट एक्ट है इसमें 2000 करोड़ रुपये से अधिक का जो मूल्य होगा उसके लेन देन पे कॉम्बिनेशन की परिभाषा का विस्तार किया गया है। ठीक, इसमें उद्यमों का विलय, खरीद, अधिग्रहण आनी चीज़ें आती हैं। और कॉम्बिनेशन की मंजूरी क्या थी, एक 210 दिन लगते थे, उसको घटा करके 150 दिन तक उसको कर दिया गया है। ठीक, और यह कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि कोई किसी कॉम्बिनेशन को लेकर 30 दिन के भीतर अगर कोई राय व्यक्त करे, ठीक है, मतलब वह किसी भी कॉम्बिनेशन को लेकर 30 दिनों के भीतर अपनी प्रथम राय व्यक्त कर दे। अगर ऐसा नहीं होने पर क्या होगा, उसको मंजूरी मान ली जाएगी। ये बात यहाँ पे की गई है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। इसमें कुछ जुर्माना है। और यहाँ पे एक बात की गई कि हब एंड स्पोक अरेंजमेंट, यानी होता क्या है कि कई सारी कंपनियाँ क्या होंगी कि एक समान की व्यवसायिक गतिविधियों में शामिल होती नहीं है। तो अगर वो कार्टेलाइजेशन करेंगी, मतलब एक मिलीभगत करके कार्य करेंगी और अरेंजमेंट करेंगी, हब एंड स्पोक जैसे कि अरेंजमेंट कुछ मतलब अपने अपने समझौते कर लेंगी। और इस तरह से क्या होगा कि जो कंपटीशन पे किसी तरह का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो उसके लिए उन्हें उत्तरदायी ठहराया जाएगा और उस पर जो है कार्टेलाइजेशन का जो है मतलब ये प्रावधान लागू हो जाएगा। यानी कि जो है मिलीभगत का काम कर रही हैं और ये कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा को प्रभावित कर रही है, तो उसको जो है यहाँ पे रोका जाएगा।
ठीक, तो ये यहाँ पे बात की जा रही है, यहाँ पे मतलब किसी न किसी तरह से कंपटीशन को जल्दी से बढ़ाना और जल्दी जल्दी समय सीमा जो घटाया गया है वो कहीं ना कहीं एक तरह से दर्शाता है कि सरकार जो है वो त्वरित निर्णय को जो है प्रोत्साहन देना चाहती है। शिकायत निवारण और दंड संबंधी जो प्रावधान है उसमें बताया गया है कि शिकायत करने की जो समयावधि है, यानी कि अगर मान लो कि अगर कोई प्रतिस्पर्धी विरोधी कार्य हुआ है मान लो और उसके बारे में पता चल गया, तो उस दिन से लेकर अगले 3 साल के भीतर तक जो है वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के समक्ष जो है हमें शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ठीक, हालांकि चाहे तो वो मतलब क्षमा करके दर्ज होगा, मतलब अपना अपने अपना सेटलमेंट कर लो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया चाहे तो मतलब समयावधि का पालन न करने वालों के लिए मतलब वो शिकायतकर्ता का विलंब को क्षमा कर सकता है, लेकिन फिर भी जो है हमें 3 साल के भीतर तक जो है हमें जिस दिन मान लीजिए आज से कोई कंपटीशन रोकने के लिए या किसी प्रकार का प्रतिस्पर्धा रोधी कार्य हो गया तो हम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में शिकायत दर्ज कराएंगे आज से लेकर के 3 साल तक। और जुर्माने की राशि में वृद्धि हुई है यहाँ पे, यानी कि अगर महत्वपूर्ण सूचनाओं को छिपाने के लिए जो जुर्माना था 1 करोड़ रुपये से बढ़ा करके 5 करोड़ कर दिया गया है। जो वैश्विक टर्नओवर के आधार पर जुर्माना होता था, मतलब अगर ये है कि अगर प्रतिस्पर्धा रोधी समझौताओं और बाजार या कॉर्पोरेट में मजबूत स्थिति का दुरुपयोग होगा और उसके आधार पर उसका क्या होगा, वैश्विक टर्नओवर जितना है उसके आधार पर उसको जो है दंड दी जाएगी। अपराधों को जो समन यानी कि कुछ नया प्रावधान जोड़कर अपराधों के समन की अनुमति भी दी गई है। अपराधों का समन यह दर्शाता है कि जिस व्यक्ति के साथ अपराध किया गया उसने आरोपी से कुछ मुआवजा प्राप्त किया है। कुछ अपराधों का डिक्रिमिनलाइजेशन भी हुआ है, जैसे कि बहुत सारे होता गया कि कैद में जो कैद की सजा होती थी उसको आर्थिक दंड में बदल दिया गया है। ठीक, जैसे कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के आदेश का पालन न करना या महानिदेशक का जो निर्देश उसका पालन न करना, वहाँ पे आपको जेल नहीं जाना होगा बल्कि आप आर्थिक दंड दीजिए और अपना काम करिए। ठीक है, बाजार या कॉर्पोरेट में मजबूत स्थिति का दुरुपयोग करना, माफ़ी का प्रावधान भी किया गया है। अगर मान लीजिए कि कोई किसी कार्टेल की जांच में कोई पक्ष क्या हो किसी की अज्ञात कार्टेल का बड़ा और सही खुलासा कर दे तो इससे यह है कि उस जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का अधिकार यह है कि वो जो तहकीकात किए गए कार्टेल उसको कम दंड दे, यानी कि वहाँ पे माफ़ी की जाएगी। ठीक, कुछ अन्य प्रावधान भी हैं, जैसे कि कंपटीशन का जो खिलाफ समझौते हैं उसके आधार पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है उद्यमों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा सकती है। और महानिदेशक की नियुक्ति बात यह है कि महानिदेशक की नियुक्ति अब केंद्र सरकार की पर मंजूरी से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा होगी। पहले यह शक्ति केंद्र सरकार के पास थी। ठीक है, यहाँ अब ये पहले शक्ति केंद्र सरकार के पास थी, अब कौन करेगा? अब ये ध्यान देना आपको कि केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया करेगी। तो ये बार बार कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया आ रहा है, तो आपको ध्यान देना है कि जो एक्ट 2002 में आया था कंपटीशन वाला, ठीक है, उसके तहत उसी के तहत जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 2003 में हुई थी। प्रतिस्पर्धा एक्ट के तहत 2002 के तहत एक वैधानिक निकाय है, यानी कि जो विधि के द्वारा बनाया गया एक निकाय है। कार्य क्या करता है? जो प्रतिस्पर्धा पे प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाएं उसको समाप्त करेगा, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा, बनाए रखेगा, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करेगा और भारत के बाजार में व्यापार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करेगा। किसके अंतर्गत आता है? किस मंत्रालय के अंतर्गत? तो कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ध्यान आपको ये देना है। और इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं, और 2 से लेकर के 6 सदस्य होते हैं। 5 से 65 वर्ष की आयु तक ये होते हैं, कार्य करते हैं, पुनर्नियुक्ति के भी पात्र होते हैं। तो आपको ध्यान ये देना है। ठीक, अगर इनके आदेशों का आयोग का पालन नहीं करेंगे आप तो जुर्माना होगा या कारावास होगा। हालांकि इसमें जो है माफ़ी की बात की गई है, जुर्माना को जो है वो कारावास को जो है जुर्माना में बदल दिया गया है। एक आता है इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क ICN, जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो पहली बार ICN के संचालन का समूह का सदस्य बना है। मतलब इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क जो है वो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कंपटीशन को प्रोत्साहन देता है। तो भारत का जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो वैधानिक निकाय है, वो क्या है? आपका ICN का संचालन समूह बना है। इसकी सदस्यता 2 साल के लिए होती है। ठीक, ये इसका मिशन यह है, इसका ICN का मिशन यह है कि दुनिया भर में जो भी प्रतिस्पर्धा नीति उसमें बेहतर मानक और प्रक्रियाओं को बढ़ा दिया जाए। यही इसका उद्देश्य है। अब आता है हम लोग तीसरा वाला आर्टिकल, जन विश्वास विधेयक संशोधन विधेयक 2023, जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन बिल 2023। ये ध्यान देना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। संसद ने जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2023 को पारित किया है। इसका उद्देश्य एकमात्र यही है कि ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है, जन विश्वास संशोधन विधेयक 2023 को। इस विधेयक के प्रमुख बिंदु में नजर यह है कि इस विधेयक द्वारा 42 केंद्रीय कानूनों में जो दायरे में आने वाले 183 प्रकार के कृत्य को गैर आपराधिक बना दिया गया है। मतलब जो 42 केंद्रीय कानून थे उसमें 183 ऐसे कृत्य थे जो क्या थे कि आपराधिक कृत्य थे, और उनको जो है गैर आपराधिक बना दिया गया है। कई सारे जो जुर्माने थे उसको जो है जुर्माने को पेनाल्टी में बदल दिया गया है, यानी कि सजा देने के लिए न्यायिक अभियोजन नहीं होगा। मतलब पेनाल्टी भरी, आप मतलब आपको न्यायालय नहीं जाना है,
जुर्माने में लगता क्या था पहले कि जुर्माने अगर लगेंगे तो आपको तो है न्यायालय के द्वारा जो है उसमें कार्रवाई होती थी, पर अब पेनाल्टी का मतलब ये है कि सीधे सीधे जो है पेनाल्टी भरिए और अपना काम करिए, उसमें न्यायालय का अभियोजन नहीं होगा। ठीक है। भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 था, उसमें सभी प्रकार के जो दंड उसको खत्म कर दिया गया। कुछ विशेष जो है अधिनियम में विभिन्न अपराधों के लिए जुर्माने और दंड की समय सीमा की समीक्षा की गई है। अच्छा, शिकायत और निवारण अपील तंत्र में परिवर्तन भी किए गए हैं, जिसमें बहुत सारे क्या है कि कई सारे दंड निर्धारित करने के लिए, एक से अधिक निर्णय के लिए कई वाले अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है। उसका प्रावधान जैसे कि सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 था, मर्चेंट शिपिंग एक्ट था। यानी कुल मिलाकर के यहाँ जन विश्वास अमेंडमेंट बिल जो है वो क्या कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इससे संबंधित है और इसको बढ़ावा दे रहा है। क्योंकि क्या था कि बहुत सारे नियम ऐसे थे जिसमें जो जुर्माने और दंड थे वो औपनिवेशिक काल से या समय के अनुसार वो अप्रासंगिक हो चुके थे और वो क्या कर रहे थे, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग के समक्ष जो है बाधा बन रहे थे। सरकार ने इसी को अमेंडमेंट कर दिया और 42 केंद्रीय कानून थे जिसमें 183 जो ऐसे कृत्य थे जो उसको गैर आपराधिक बना दिया गया है। और यहाँ पे बात की गई इसी की कि जुर्माने को जो है वो पेनाल्टी में बदल दिया गया है, जिसके लिए न्यायिक अभियोजन कर सकता नहीं होगी सजा देने के लिए। ठीक, ये आपका आर्टिकल 3 था। अब हम लोग कल से शुरुआत करेंगे दूसरे वाले यूनिट पे, और इसमें से 2 आर्टिकल और बचे हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग की बचे हुआ है, इसमें ट्रांसफर प्राइसिंग समझेंगे, ग्लोबल जो इनोवेशन इंडेक्स है उसको समझेंगे और स्टार्टअप समझेंगे, और ये वाले जो मतलब 3-4 आर्टिकल है ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स है इसको समझेंगे कल वाली क्लास में। और एक यूनिट और ख़त्म करेंगे एग्रीकल्चर को, तो आपका जो मैगजीन है वो ख़त्म हो जाएगा। कल हम मैगजीन अपना ख़त्म करके इन्वायरमेंट की मैगजीन आ गई है वहाँ करेंगे। ठीक है, तो अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।